हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है, ये सीरीज़ जो है ये आपके जो माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है, ये मॉडल आपको हेल्प करता है आपके एमबीए के कोर्स में, आपके एमकॉम के कोर्स में, आपका यूजीसी नेट अगर आप कॉमर्स से या मैनेजमेंट से कर रहे हैं तो उसमें। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपको नॉलेज देने के लिए, अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले मैं आपको नज़र इस छोटे से टॉपिक पर ले जाना चाहूँगी, जो कि आप देख सकते हो। ये माइकल पोर्टर जी का एक कोट है, जिसे मैं समझने की कोशिश करती हूँ। विच इज़ सेड, अ होलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट एन इंडस्ट्री एंड डिटरमाइनिंग इफ़ इट इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस। कि जो ये 5 फोर्सेस मॉडल हैं, ये हेल्प करती हैं किसी भी कंपनी को या किसी इंडस्ट्री को समझने में कि क्या ये प्लेस एक अच्छा प्लेस है या नहीं, या फिर इसकी कैसी कैसी फोर्सेस हैं और वो किस तरह से एक बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प करती हैं या उसे बाहर रख देती हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हियर वी आर, दी माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। यहाँ पर आपको 5 फोर्सेस दिख रही होंगी। पहली है थ्रेट ऑफ एंट्री, दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, तीसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, चौथा है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट एंड पांचवा है इंडस्ट्री राइवलरी। क्या होता है इसको हम समझेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि कोई भी बिजनेस यदि शुरू होता है तो वो इन 5 फोर्सेस को भूल नहीं सकता। ये 5 फोर्सेस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से परेशान करती हैं। तो चलिए अभी इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका कुछ क्रक्स समझा देती हूँ। तो जैसे कि बात होती है थ्रेट ऑफ एंट्री की, तो एक बिजनेस जो है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि कोई नया बिजनेस अंदर ना आ जाए। मतलब थ्रेट ऑफ एंट्री कि कोई मेरा कॉम्पिटिटिव सामने से आना जाए, कोई नया कॉम्पिटिटर सामने से अपना प्रोडक्ट लेकर ना आ जाए, वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी जो मैं यहाँ पर स्टैब्लिश हूँ। सेकेंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कि क्या जो मेरा बायर सेक्टर है, मतलब जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाला है, फॉर एग्जांपल मैं एक टी बना रही हूँ, तो उसको खरीदने वाला जो बायर्स मार्केट है उसकी यू कैन से बार्गेनिंग पावर कैसी है। क्या वो मेरे प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल अगर वो 10 रुपये का प्रोडक्ट है, वो अपनी बार्गेनिंग पावर से उसको 8 रुपये तो नहीं करवा देंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर तो उनकी नहीं है, कहीं मैं लॉस में तो ना हो जाऊँ। तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं। थर्ड आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, जिससे मैं जिस सप्लायर से मैं अपना इनपुट्स जो लेती हूँ, जो मैं अपने रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, उसकी कैसी बार्गेनिंग पावर है। क्या वो मुझे अपने सही दाम पर दे रहा है या नहीं दे रहा, या फिर उसके पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं कि वो मुझे देने के बजाय किसी अच्छे दूसरे मेरे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे अपने रॉ मटेरियल को लेकर और मुझे ना देंगे, जिससे कि मेरी बिजनेस यूनिट को नुकसान हो सकता है। तो वो सब चीज़ें भी मुझे समझनी होती हैं, वो सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है यदि मैं एक बिजनेस को अच्छे से सेटअप करना चाहती हूँ। चौथी चीज़ आती है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? जो कि ठीक मेरे जैसे दिखने वाले होते हैं। जैसे कि अगर मैं मैंने फिर से वही एग्जांपल लेती हूँ टी का, तो एक जगह टुडे टी है, एक जगह टाटा है, एक जगह एक फॉर एग्जांपल ताज टी है। तो इस तरह के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं जो कि काम एक ही करते हैं। सारे के सारे चाय बनाने का प्रोडक्ट है और सारे के सारे मेरे सब्स्टिट्यूट हैं। तो कहीं वो कुछ इतनी बेहतरीन ना ले आएँ कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड को वो कम कर दें। डिमांड को कैसे कम कर सकते हैं? अपने क्या कहते हैं, वो प्रीमियम प्रोडक्ट बना लें या कुछ अपने प्रोडक्ट में डिस्काउंट देने शुरू हो जाएं, जिससे कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए। तो इन सब का भी थ्रेट होता है। और सबसे पांचवा थ्रेट होता है जो कि मेन है, जो कि इन सबको कहीं ना कहीं आकर यहाँ पे पॉइंट आउट करता है, विच इज़ इंडस्ट्रियल राइवलरी। इंडस्ट्रियल राइवलरी बात करता है कि आपके जो नेटवर्क है, जो आपका पूरा मार्केटिंग नेटवर्क है, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर हैं जो, या फिर आपके जो भी बायर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उन सबके साथ आपकी कैसी बनती है। मतलब आपकी कितनी राइवलरी है या कितनी आपकी उनसे फ्रेंडशिप है। क्या आप उनके साथ कुछ यू कैन से दैट कोलाइड कर रहे हैं या फिर आप उनसे अलग चल रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल राइवलरी भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस को बहुत इफेक्ट करती है। तो ये पांचों चीज़ें हैं जो कि एक बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। अब इसके कुछ कुछ फैक्टर्स समझेंगे जो कि आपके लिए नोट्स की तरह बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो बस मुझे अब क्या करना है, आपको बताना है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ बैरियर टू एंट्री, आपको पता ही है कि आप क्या कर सकते हैं, बैरियर टू एंट्री कर सकते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको जब कोई, हमने क्या कहा है, जब हमारा न्यू एंट्रेंट अगर आता है, अगर कोई नया एंट्रेंट आ रहा है, तो मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बैरियर्स लगाने होंगे एंट्री में। कैपिटल रिक्वायरमेंट, एब्सोल्यूट कॉस्ट करनी होगी। कॉस्ट डिसएडवांटेज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज,
उसके बाद इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में बहुत बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब आप एक बल्क में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक लाइन से प्रोड्यूस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। तो ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि आप नए एंट्रेंट को रोक सकते हो, या फिर कोई नए एंट्रेंट के लिए क्या क्या चीज़ें मुश्किल में है, वो ये सब चीज़ें हैं। तीसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि क्या आपका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंशिएट हो पा रहा है या नहीं। ब्रांड इक्विटी, आपको पता ही है कि आपकी ब्रांड की क्या इक्विटी है। जैसे कि अभी हम देखें तो ताज, जो हमारी ताज चाय है, उसकी एक अलग ही ब्रांड इक्विटी है। तो ऐसा कुछ स्विच कॉस्ट्स जो होते हैं, मतलब कि स्विचिंग कॉस्ट की कहीं यहाँ से वहाँ कॉस्ट को मैं स्विच कर पा रही हूँ या नहीं। एक्सपेक्टेड रिटेलिएशंस, या फिर एक्सेस टू दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि आपका किस हिसाब से उस चैनल तक एक्सेस है, कि आप कितना ज़्यादा अपने चैनल, मतलब अपने जो प्रोडक्ट है उसको कितने ज़्यादा एंड बायर तक पहुंचा पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपके थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट की फैक्टर्स हैं, कि वो किस तरह से इन चीज़ों पे यदि वो काम करें तो न्यू एंट्रेंट को, या तो आने के लिए, अगर आप न्यू एंट्रेंट है तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, और अगर आप न्यू एंट्रेंट को रोकना चाहते हो तो आप इन चीज़ों पर काम करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर कोई सब्सटीट्यूट कंपनी है तो उसके लिए क्या क्या होता है, बायर प्रोपेंसिटी टू सब्सटीट्यूट, कि बायर की क्या प्रोपेंसिटी है कि वो अपना प्रोडक्ट जल्दी से बदल देता है। मतलब आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है या क्या ऐसे नुकसान है जिसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत जल्दी बदल जाए। रिलेटिव प्राइस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, कि क्या उसका प्राइस और आपका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है या कैसा अलग है, या क्या है बायर से स्विचिंग कॉस्ट, कि क्या उसका मतलब जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी जल्दी बायर स्विच कर देता है। क्योंकि ये सब चीज़ें किसकी बात हो रही है, सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है। तो सब्स्टिट्यूट के हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो सामने वाली पार्टी है उससे हमें कैसे अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाना है। परसीव्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आपका जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कितना अच्छा है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं ऑल ओवर द मार्केट, कि आपको देखना है कि अगर आपके टाटा है या फिर पतंजलि है या फिर आपका ताज है या टुडे है या फिर और भी ताज़ा होले, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी होंगी कि कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कोई भी सब्स्टिट्यूशन बना सकता है, मतलब चाय का है तो कोई भी जाके बना ले, ऐसा तो नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूशन, क्या आप बहुत जल्दी क्लोज सब्स्टिट्यूशन मिल रहे हैं, क्या आपकी चाय में और दूसरी चाय में जो बायर है वो डिफ्रेंसिएशन करने में असमर्थ है या समर्थ है। तो ये सब चीज़ों पे काम करना होता है अगर आपको अपने थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बचना है। नेक्स्ट आता है आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, कि बार्गेनिंग पावर क्या है। एक है बायर स्विचिंग कॉस्ट, बार बार ये चीज़ें आ रही है। बायर स्विचिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि क्या उस बायर के पास इतना है कि वो अपनी कॉस्ट को स्विच कर पाए, मतलब आपके प्रोडक्ट से दूसरे कॉस्ट पे दूसरे प्रोडक्ट पे जा पा रहा है या नहीं। बायर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, बायर जब बात हो रही है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर की, तो वो किस पे डिपेंड करती है कि उसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तीसरी चीज़ आती है अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, की जितने ज़्यादा प्रोडक्ट के जो है आपके पास सब्स्टिट्यूट होंगे उतने ही ज़्यादा लोगों के पास चॉइस होती है कि वो आपके प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट पर जा सके। चौथी चीज़ आती है बायर्स प्राइस सेंसिटिविटी, कि वो कितना सेंसिटिव है प्राइस को लेकर। अगर 10 रुपये की चाय अगर 11 रुपये की बिकने लगे तो क्या वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ देगा, या फिर उसके आपके प्रोडक्ट में इतनी अच्छी खासियत है कि वो आपके प्रोडक्ट के साथ बना रहे। तो ये चीज़ें एक बायर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, एज द नेम सजेस्ट बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तो यहाँ पर बात होती है कि सप्लायर की किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है बार्गेनिंग पावर। सप्लायर स्विचिंग कॉस्ट रिलेटेड टू द फर्म स्विचिंग कॉस्ट, एग्जैक्टली कि क्या कहते हैं आप कितना ज़्यादा अपने कॉस्ट को स्विच कर सकते हो या सप्लायर कितना कर सकता है। डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द इनपुट्स, की आपके जो प्रोडक्ट हैं या फिर जो वो इनपुट्स हैं वो कितने डिफरेंशिएट हैं और प्रोडक्ट्स से। इम्पैक्ट ऑफ इनपुट ऑन द कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन, कि आपका मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है वो रॉ मटेरियल देना चाहता है, तो क्या उसके रॉ मटेरियल अगर वो आपको ना दे तो किसी और को वो दे सकता है या नहीं दे सकता। क्या इतना मतलब जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंशिएशन ज़्यादा है या कम है, वो चीज़ें। प्रेजेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूट इनपुट, की अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सप्लायर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे जैसे प्रोडक्ट और लोग भी सप्लाई कर सकते हैं, तो फिर तो मुझे थोड़ा सा झुक के रहना होगा कि हाँ भैया प्लीज़ मेरे प्रोडक्ट ले लो, प्लीज़ मेरे रॉ मटेरियल ले लो। लेकिन अगर मैं देख रही हूँ कि सिर्फ मेरे जैसे रॉ मटेरियल कोई और प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर मेरे पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा आ जाती है और मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम प्राइस पर ही बेचूँ, रॉ मटेरियल को बेसिकली। स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, की आपका स्ट्रेंथ क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। लास्ट आता है सप्लायर कंसंट्रेशन टू द फर्म कंसंट्रेशन रेशियो, मतलब कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो फर्म बना पा रही है या नहीं, मतलब क्या केवल वही फर्म बना रही है या पूरी और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसमें काम कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों से सप्लायर की बार्गेनिंग पावर डिपेंड करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़
दी इंडस्ट्रियल राइवलरी कि जो जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वहाँ आपका क्या हिसाब है। सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्रू द इनोवेशन। सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर आप कहेंगे तो इस पर एक पूरी विचारधारा से एक पूरी आप कह सकते हैं कि एक पूरी बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको एकदम छोटा सा समझाऊं तो सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मतलब होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस तरह से सस्टेनेबल रखते हुए अपने सब्स्टिट्यूट्स जो आपकी फर्म है, जो से आप अपने जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट है उसको प्रीमियम बनाना है, उसको बेहतर बनाना है, तो उसके लिए हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं? इनोवेशन के थ्रू। तो उन्होंने क्या क्या इंडस्ट्रियल राइवलरी को यदि हमें खत्म करना है तो कैसे करेंगे? इनोवेशन के थ्रू करेंगे। उसके बाद बात होती है कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंपनीज, किस हिसाब का कॉम्पिटिशन है। अब वही ना इंडस्ट्रियल राइवलरी तो हमें चेक करना होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपनीज का किस हिसाब का कॉम्पिटिशन है। उसके बाद चेक करते हैं लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, फिर किस तरह से अदर इंडस्ट्रीज एक्सपेंसेस इनकर कर रही हैं जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है पावरफुल कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज की क्या पावरफुल कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं और कंपनीज के द्वारा या फिर हमारी कंपनी के द्वारा कि जो हम एक इक्वल यू कैन से दैट अपनी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को बनाए रखने में कामयाब हैं या नहीं, वो सब चीज़ें समझना। नेक्स्ट है फर्म कंसंट्रेशन रेशियो कि वो कितना कंसंट्रेटेड है टुवर्ड देयर प्रोडक्ट, कि वो एकदम नीश मार्केट है या आपकी मास मार्केट है, वो फर्क पड़ता है। और एक होता है डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं, आप कितने अपनी चीज़ों को अपने पर्टिकुलर बायर को दिखा पा रहे हैं कि अगर आपका लॉस है, आपका प्रॉफिट है, या फिर आपको अगर आपको चीज़ें बना रहे हैं तो आप कितनी ट्रांसपेरेंट है अपनी इनोवेशन स्ट्रैटेजीज़ में, जिससे कि आपका बायर आपके प्रति जो है अफेक्ट हो, फैस्किनेट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने समझाई आपको कि ये सब वो चीज़ें हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जैसा हो गया, बार्गेनिंग पावर हो गई, सप्लायर की हो गई, और इंडस्ट्रियल राइवलरी। ये ऐसी 5 फोर्सेस हैं जो कि आपके माइकल पॉटर मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। एक बार इस वीडियो को बहुत ध्यान से यदि आप समझते हैं तो मैं पूरी उम्मीद से कह सकती हूँ कि आपको ये हर एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत रहती है तो यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू कमेंट ऑन दी comment sections and you can ask anything from me. So here I am and till then मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए